हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रियम्बल एंड हिस्ट्री अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 12 विद लैंडमार्क केसेस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आर्टिकल 13 विद केसेस, डॉक्ट्रिन एंड पीवाईक्यूज। आज हम स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 टू 18 बात करता है हमारा राइट टू इक्वालिटी की। इसके साथ हम करेंगे अमेंडमेंट्स जो भी हुए हैं प्लस लैंडमार्क केसेस एंड लास्ट में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आर्टिकल 14 टू 18 हम पूरा कवर कर लेंगे आज। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमारी बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Equality before law ये कॉन्सेप्ट है हमारा ब्रिटिश, ये हमने लिया है यूके से, जिसका मतलब होता है नो वन इज अबव लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, और ये हमारा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका ओरिजिन होता है 14th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है लॉ शुड ट्रीट इक्वल्स इक्वली बट कैन ट्रीट अनइक्वल्स डिफरेंटली। अभी हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जहां हम बोलते हैं नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन, नो वन इज अबव द लॉ, यहाँ पे किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें बोला जाता है इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो इसमें एक्सेप्शंस हमारी किसको दी गई है, ग्रांटिंग इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये हमारा गिवन है अंडर आर्टिकल 361 में। अब हमने बात कर ली इक्वालिटी बिफोर लॉ कि नो वन इज अबव द लॉ, तो आर्टिकल 4 हमारा इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है तो ये हमारा होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। However, absolute equality is impossible. The law can treat different people differently if classification is reasonable. देखो आर्टिकल 14 हमारा बात करता है every person is equal in the eyes of law. At the same time ये बात करता है the law can treat different people differently if the classification is reasonable. अब यहाँ हमारा आता है reasonable classification. Law can classify person, objects or transactions into groups, but the classification must be reasonable, not arbitrary. Arbitrary का क्या मतलब होता है, मनमाना। Law classify कर सकता है person, object, transaction को into groups, लेकिन वो इस शर्त पे कि वो arbitrary classification नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है the law on the maternity benefits। आप ऐसा लॉ बना सकते हो, यहाँ पे क्या किया गया है, वुमेन्स को प्रोटेक्शन दी गई है। अ लॉ गिव्स फ्री एजुकेशन टू ऑल चाइल्ड बिलो 14, ये भी हमारा रीजनेबल क्लासिफिकेशन का ही एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एज। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, देयरफॉर क्लासिफिकेशन इज वैलिड अंडर आर्टिकल 14। देखो यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिख रहे होंगे, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस। तो ये हमारे दो टेस्ट होते हैं, ये हमारे किस केस में दिए गए थे और ये किस बारे में बात करते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बेस पे हमारा रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है। टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसके हमारे दो टेस्ट है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन क्लियर अंडरस्टैंडेबल डिफरेंसेस, इट शुड बी डिस्टिंग्विश वन ग्रुप फ्रॉम अनदर ग्रुप। फर्स्ट टेस्ट तो ये हो गया। सेकंड है हमारा रैशनल नेक्सस, देयर मस्ट बी रीजनेबल कनेक्शन बिटवीन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, दोनों के बीच में हमारा रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए, रैशनल नेक्सस होना चाहिए। इसका हमारा लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952।
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था अ लॉ फॉर बीन आर्बिट्रेरी बिकॉज द क्लासिफिकेशन हैड नो रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव। लॉ जो था वो आर्बिट्रेरी था और उसका कोई भी रैशनल नेक्सस नहीं था विद द ऑब्जेक्टिव। इस केस में लॉ आया था हमारा वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1950, जिसने अलाउड कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को टू सेंड एनी क्रिमिनल केस टू द स्पेशल कोर्ट फॉर द स्पीडियर ट्रायल। तो यहाँ पे जो हमारा अनवर अली सरकार थे, इन्होंने चैलेंज किया कि इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को स्टक डाउन कर दिया था। रामकृष्ण वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर 1958, court laid down a detailed test for reasonable classification and upheld the validity of classification if it met the two prolonged test। तो यहाँ पे कोर्ट ने हमें दिए दो टेस्ट रीजनेबल क्लासिफिकेशन के और अपहेल्ड किया क्लासिफिकेशन अगर वो दोनों टेस्ट को मीट कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा जो हमने अभी पढ़ लिया इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड सेकंड इज रैशनल नेक्सस। ये थे हमारे दो टेस्ट। Charanjit Lal Chaudhary versus Union of India 1950, first major case to recognize reasonable classification under Article 14, single individual may constitute a state for purpose of Article 14। तो ये याद रखना, एक सिंगल इंडिविजुअल भी कंस्टिट्यूट कर सकता है क्लास फॉर द आर्टिकल 14। ये हमारा बोला गया चरणजीत लाल चौधरी के केस में। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, this case introduced the concept of arbitrariness equal to inequality। जहां पे हमारा मनमानी होगी वहां पे इनइक्वालिटी होगी, ये इस केस में बोला गया था। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस, इक्वालिटी इंक्लूड्स नॉन आर्बिट्रेरीनेस एंड फेयरनेस इन द लॉ। रोयप्पा के केस में बोला गया कि आर्बिट्रेरीनेस इक्वल टू इनइक्वालिटी। मेनका गांधी में बोला गया इक्वालिटी इंक्लूड क्या करती है हमारी कि यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी और फेयरनेस होगी इन लॉ। तो केसेस के नाम तो जरूर याद रखना और सीक्वेंस भी याद रखना और क्रोनोलॉजी भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, आर्टिकल 14। द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस मींस दैट स्टेट एक्शन मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी। स्टेट के एक्शन क्या नहीं होंगे, आर्बिट्रेरी नहीं होंगे, अनफेयर नहीं होंगे, अनरीजनेबल नहीं होंगे, अदरवाइज इट वायलेट्स आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी एंड ये देखो स्टेटमेंट आ जाती है कई बार, equality and arbitrariness are enemies if an act is arbitrary it cannot be equal। अगर कोई भी एक्ट आर्बिट्रेरी है तो वो इक्वालिटी के एंटीथीसिस हो जाता है। ईपी रोयप्पा का केस अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये फर्स्ट केस था जिसने डिक्लेयर किया आर्बिट्रेरीनेस इज इक्वल टू इनइक्वालिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज डायनेमिक एंड नॉट फॉर्मल। मेनका गांधी का केस था, वो लिंक करता है हमारा आर्टिकल 14, 19 एंड 21। फेयरनेस, रीजनेबलनेस एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए अगर आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो। अगर हमारा आर्बिट्रेरीनेस है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं होगा। एक और केस आता है इसका, वो है एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्जा 1981। द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑन प्रेगनेंसी इज अ कॉलियस एंड क्रूअल एक्ट। इट इज द मोस्ट अनरीजनेबल कंडीशन अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। फिर हमारा आता है आर्टिकल 15। अब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सब क्लॉसेस प्लस अमेंडमेंट एंड प्लस केस लॉज और इसके ग्राउंड्स क्या हैं। और अगर आपको 15 और 16 के ग्राउंड्स नहीं याद हो रहे हैं तो उसका भी ट्रिक है कि वो कैसे याद हो सकते हैं। आर्टिकल 15 हमारी बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखो यहाँ पे हमारा 5, आर्टिकल 15। तो यहाँ पे जो हमारे ग्राउंड्स है वो भी कितने हैं, 5, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 15 में हमारे 5 ग्राउंड्स हैं। अब इसके हमारे 5 सब क्लॉजेस हैं और इसमें हमारा 6 क्लॉज भी ऐड हुआ जो अमेंडमेंट्स हुआ वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत डिटेलिंग में हम नहीं पढ़ सकते और इतना हमारा जरूरी भी नहीं है इतना पढ़ना। फर्स्ट क्लॉज बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन अ स्पेसिफिक ग्राउंड्स। इन ग्राउंड्स पे स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। नो डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू शॉप्स, होटल, वेल्स, ट्रंक्स एक्सेट्रा।
अलाउ स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। यहाँ पे क्या दिया गया हमारे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन। अलाउ स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ पे ये वर्ड्स याद रखना, यहाँ पे जो हमारा प्रोविजंस है वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC STs के लिए, शेड्यूल क्लास एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अलाउ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे रिजर्वेशन अलाउड है इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसकी क्या एक्सेप्शन है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इसको एक बार रीड कर लेना बेयर एक्ट से तो ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट आता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसी से हमारा रिलेट करेगा स्टेट ऑफ मद्रास का केस। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने हमारा इंसर्ट किया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। तो अभी हमने पढ़ा कि 15 सब क्लॉज 4 क्या बात करता है, अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब यहाँ देखो यह है हमारा केस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन दोरीराजन, 1951 का ही केस है ये फर्स्ट केस था हमारा ऑन रिजर्वेशन, and this case led to the first constitutional amendment. इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया, द कोर्ट हेल्ड दैट द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वायलेट आर्टिकल 15(1). अभी हमने पढ़ा 15 सब क्लॉज 1 क्या बात करता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। और जो भी हमने ग्राउंड पढ़े, 5 ग्राउंड के बेस पे स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो वॉयलेट कर देगा आर्टिकल 15(1). इसी के बाद हमारा होता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां पे हमारा 15+4 ऐड करते हैं और यहाँ पे अलाउ किया जाता है स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल क्लास एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इस आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारा 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने हमारा इंसर्ट किया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5। ये अलाउड करता है रिजर्वेशन इन पब्लिक अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट केस आता है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे अपहेल्ड किया गया रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो था हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5। मतलब इस अमेंडमेंट को यहाँ पे अपहेल्ड कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा आया 103rd अमेंडमेंट, जिसने हमारा किया इंसर्ट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6, जो अनेबल करता है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये तो सबको ही पता होगा, EWS रिजर्वेशन जो हमारा आया, ये हमारा गिवन अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6। केस था इसका जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये था हमारा 2022 का केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय 3-2 मेजोरिटी, 5 जज बेंच बैठी थी यहाँ पे। तो ये थे हमारे मेजर अमेंडमेंट्स आर्टिकल 15 में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 15 बात करता है हमारी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। इसमें भी हमारे 6 सब क्लॉजेज हैं और बीच बीच में अमेंडमेंट आए हैं, उससे ये ऐड हुए हैं। हम यहाँ पे भी 5 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा क्लॉज है वो बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। सेकंड बात करता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड कितने हैं, 6, 16, आर्टिकल 16, 6 यहाँ पे हमारे हैं ग्राउंड्स, 15 में हमारे थे 5 ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। थर्ड बात करता है पार्लियामेंट कैन मेक रेजिडेंस बेस्ड लॉ। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 16(4) इसकी बात करता है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन 16(4)(a) इसकी बात करता है। इसके ऊपर हमारा केस भी है और जिस अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ वो भी है। 4(b) बात करता है हमारी कैरी फॉरवर्ड रूल फॉर बैकलॉग वैकेंसीज।
5 बात करता है हमारा रिलीजन बेस्ड अपॉइंटमेंट अलाउड इन रिलीजन इंस्टीट्यूशन। तो ये है हमारा पूरा 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995। इसने इंसर्ट किया हमारा आर्टिकल 16(4)(a। अब ये हमारा इंसर्ट हुआ क्या, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो देखो आर्टिकल 16(4) जो है हमारा, वो अलाउ करता है रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ये हमने अभी बात करी। लेकिन जो हमारा इंदिरा साहनी का केस था, ये बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस है 1992 का, जिसे हम बोलते हैं मंडल कमीशन केस। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यही आया था कि मंडल केस किसे बोलते हैं, तो ये हमारा बोलते हैं इंदिरा साहनी केस को। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट द रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अलाउड अंडर आर्टिकल 16(4). प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन अलाउड नहीं होगी आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में। This caused disadvantage to SC/ST employee who were already in service। तो इसके बाद हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 77 to restore the benefit of the reservation in promotion to SCs and ST in public services। तो ये था इसका पर्पस कि रिस्टोर किया जाएगा बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू शेड्यूल क्लास एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो हमारा ऐड होता है आर्टिकल 16(4)(a। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision। तो यहाँ क्या आ गया, shall prevent the state, स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा, किस चीज से प्रिवेंट नहीं करेगा, from making any provisions for the reservation in the matter of promotion to any classes of post in the service under the state in favor of scheduled caste, scheduled tribes which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state। तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया अमेंडमेंट। अब यहाँ पे हमारे 3 और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। फर्स्ट हमारा 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 का। इसका पर्पस था टू अलाउ कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनफिल्ड SC/STs वैकेंसी बियॉन्ड 50% लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आया, वो उसने अलाउड किया रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC/STs इन प्रमोशन। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2001 में, प्रोवाइडेड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इन द प्रमोशन फॉर SC एंड STs। अब ये देखो बहुत डिटेल में कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, क्या क्या है सीनियरिटी के बारे में, लेकिन हमारा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना हमारा इंपॉर्टेंट है उतना हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अब यहाँ आता है हमारा लैंडमार्क केस M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है। इस केस में अपहेल्ड किया गया वैलिडिटी ऑफ 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 81st, 82nd एंड 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन सब की वैलिडिटी तो अपहेल्ड कर दी, लेकिन यहाँ पे हमें दिए गए 3 टेस्ट, रिक्वायर प्रूफ ऑफ बैकवर्डनेस, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो ये 3 टेस्ट भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट थे या किस केस में दिए गए, तो ये याद रखने हैं। नेक्स्ट इज जरनाल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का केस है। इस केस में नागराज के केस को मॉडिफाई किया गया था और यहाँ पे एक टेस्ट को रिमूव कर दिया गया था, दैट इज बैकवर्डनेस। नो नीड टू प्रूव बैकवर्डनेस ऑफ SC एंड STs, ओनली अदर 2 कंडीशन रिक्वायर्ड। बाकी की 2 कंडीशन क्या थी, inadequate representation and administrative efficiency। T देवदासन यूनियन ऑफ इंडिया 1964, ये फर्स्ट केस था टू कैप रिजर्वेशन एट 50%। इसमें दिया गया हमारा 50% सीलिंग रूल और यहाँ पे स्टक डाउन कर दिया हमारा कैरी फॉरवर्ड रूल। इस केस में स्टक डाउन किया गया था। यहाँ पे हमारा आता है लास्ट के 2 आर्टिकल 17 एंड 18। 17 हमारा बात करता है अनटचेबिलिटी की। Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है और कोई भी किसी भी फॉर्म में ये प्रतिबंधित है। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offence punishable by the law। It is an offence under the law। आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। यहाँ पे भी हमारे 4 सब क्लॉजेज है, वो एक बार रीड कर लेना, बट इन शॉर्ट ये है, no title not been a military academic distinction shall be conferred by the state। ये हमारा सब क्लॉज 1। इसके बाद ऐसे 4 हमारे इसके सब क्लॉजेस हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है बालाजी राघवन
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का। इस केस में बोला गया था नेशनल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण एक्सेट्रा आर नॉट टाइटल्स। भारत रत्न, पद्म विभूषण ये जो है हमारे टाइटल्स नहीं है अंडर आर्टिकल 18। दे कैन बी गिवन फॉर मेरिट बट कैन नॉट बी यूज एज प्रीफिक्स और सफिक्स। अब बचे इसके क्वेश्चंस और एक बार उससे पहले हम देखेंगे इसकी समरी। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पे हमने की प्रिंसिपल्स पढ़े, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, नॉन आर्बिट्रेरीनेस। इसके इंपॉर्टेंट हमारे केस हैं ईपी रोयप्पा एंड मेनका गांधी। 15 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, जहां पे हमने पढ़े 5 ग्राउंड्स। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एससी एसटी। यहाँ पे हमारा लैंडमार्क केस है मंडल केस, चंपाकन केस। 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट में, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, प्रमोशन रूल्स की, जहां हमने कैरी फॉरवर्ड रूल्स, इसके अमेंडमेंट सब पढ़ा है। और इसका इंपॉर्टेंट केस हमारा एम नागराजा एंड जलनार सिंह। 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की, ऑफेंसेस पनिशेबल बाय लॉ। 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल की, नो हेरिडिटरी और ऑनरली टाइटल्स। इसका हमने केस डिस्कस कर लिया है। अब करेंगे क्वेश्चंस। Which of the groups below is not adequately placed as per the articles? इसमें हमें करेक्टली मैच आर्टिकल्स बताने हैं। तो देखो राइट टू इक्वालिटी में हमने पढ़ ली है, ये 4 ही आर्टिकल्स होते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारी प्लेस्ड अंडर 32 टू 35A। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक गिवन है। राइट टू फ्रीडम हमारे गिवन है 19 टू 22 तक, तो ये है हमारा ऑप्शन डी। यहाँ पे बताना है नॉट। और एक्सप्लॉयटेशन हमारा 23 एंड 24 में। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइविलिटी। हमने इसके केसेस डिस्कस कर लिए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा केस हमारा नहीं है। ठीक है, गोपालन केस हमारा सर्वाइविलिटी पे है, आरएमडीसी का हमारा केस है, कियोटा का हमारा केस है, लेकिन मिनर्वा मिल्स का जो केस है वो हमारा सर्वाइविलिटी पे नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ मीन्स। रूल ऑफ लॉ का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 14। तो यहाँ पे बताना है रूल ऑफ लॉ का मतलब, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो यहाँ सीधा सा आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है कि यहाँ पे हमने कहीं नहीं पढ़ा सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी की बात हुई है या पार्लियामेंट की बात हुई है, तो फर्स्ट और फोर्थ वाले ऑप्शन को हमें एलिमिनेट कर देना है, जिसमें भी फर्स्ट फोर्थ है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेरी हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे आर्टिकल 19 विद द केस लॉज, और कोई भी डॉक्ट्रिन है, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब हम कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।